मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैम बढ़िया। मैम क्लास चल रही है क्या पहले से ही? नहीं, मैंने वो सारा सेटअप करके बैठी हूँ। क्लास 4 बजे ही शुरू होती है। पर मुझे आपका फेस नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से वीडियो ऑफ कर रखा है शायद। मैम हमें तो आप दिख रहे हो। हाँ, मैंने एक फ़ोन का वीडियो ऑफ कर रखा है। चलो कोई नहीं, और बच्चे आ जाते हैं। देखना इम्पोर्टेंट नहीं है ना आज, क्योंकि वो मुझे बैग जाना पड़ेगा, फिर उसको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। अभी पढ़ लो। ओके मैम। ओके। 2 बच्चे आए हैं ना? वॉइस क्लियर है? यस मैम। अब ये 3 बच्चे कहाँ रह गए? पीपीटी जो लगाई है, ये पीडीएफ दिख रही है? यस मैम दिख रही है तो। ओके। एक बार मैसेज डालोगे ग्रुप में? 3 मिनट वेट करेंगे, यस फिर मैम हम हम लेक्चर डाल स्टार्ट देते कर हैं। देंगे। वेट नहीं करेंगे अब से हम किसी का भी। 4-5 पे क्लास 100% स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट ज़्यादा किसी का वेट नहीं करना। अमन, हाँ जी। आपके नोट्स बहुत अच्छे थे, और कविता आपके भी, दोनों के। दोनों के नोट्स बहुत अच्छे थे। पता है क्या है, ऐसे ही साथ साथ जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हूँ ना, उसके नोट्स बनाते चलो। मैम पता है क्या, जो आप मतलब जैसे पीडीएफ वगैरह भेजते हो ना हाँ मैम, उससे ज्यादा समझ में वो आता है जो आप बोल कर पढ़ाते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मैंने कभी भी ना पीडीएफ से पढ़ाई नहीं करी। जैसे मैम को भी पीडीएफ देते थे तो और मैंने भी हमेशा, मैम वही जितना तो। हमारे पढ़ाते थे ना, मैंने कई सरों से पढ़ा है, मैंने कई मैम से पढ़ा है। तो उसको इकट्ठा करके मैं नोट्स तैयार किए हैं ये। क्योंकि जब मैंने अपना सीटेट एस्टेट क्वालिफाई किया ना, तो फिर उस टाइम मैंने क्या किया था, उस टाइम मैंने इन सब नोट्स को प्रिपेयर किया था। फिर जब मैंने ये सब नोट्स बनाए थे। हेलो पूजा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। मैम मेरे को तो आ रही है। तो मुझे भी तो आनी चाहिए ना, मैं कोई आंसर पूछूं। देखो, म्यूट था ना। तुम्हें मिलेगा सब कुछ। ठीक है। अमन और कविता के नोट्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि कविता का सबसे बेनिफिशियल क्या होता है, देखो मैं तुम्हें ये बोलती हूँ, संडे क्लास में नोट किया करो। ठीक है। अब तुम्हारा क्या, अभी 2 बच्चे और आ जाएं, फिर मैं क्लास में अनाउंसमेंट करना है मुझे। अब वो दोनों बच्चे नए हैं, अब वो ऐसे करेंगे तो फिर तो, चलो कोई नहीं, अब हम अपने क्लास स्टार्ट ही कर देते हैं, वो आए या ना आए। मेरी बात सुनो, तुम 3 बच्चे हो। तुम क्या करोगे, संडे जितनी भी तुमने क्लासेस ली हुई हैं, जितने तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, उसका सारा इंडेक्स बना के एक बार मुझे सेंड करोगे। ताकि मैं क्या करूँगी, उन चैप्टर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, उससे आगे चीज़ें कराऊंगी। ठीक है। ओके मैम। ये तीनों ही बच्चे अपनी कॉपी में लिख ले, और तीनों ही बच्चे मुझे शेयर कर दें। ग्रुप में शेयर कर दें, आप पर्सनल शेयर कर देना ग्रुप में, ताकि मैं देख लूँ किसने कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है पूजा? एक दो ही क्लास बस। आपने एक दो ही ली है? फिर तो मुझे सारा कराना पड़ेगा। शायद। शायद नहीं, एक बार अपना नहीं। जब आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जैसे कविता ने कल की क्लास पूरी ली हुई थी, उसके नोट्स में कल से ज़्यादा था, जो जितना मैंने कल कराया भी नहीं था, फिर भी उसका एक्स्ट्रा था। ठीक है, संडे की क्लास कोई में, नहीं, क्योंकि इसी तरह क्योंकि मैं वो, सेंड कर दूंगी आपके पास। हाँ, आप मेरे को इंडेक्स बना के सेंड करेंगे कि मैम हमने ये, जैसे मान लो मैंने आपको वो कराया था एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 में आपने उसके उद्देश्य भी कर लिए थे, उसकी विशेषताएं भी कर ली, जो जो चीज़ें आपने, मतलब एक एक पॉइंट लिख के मुझे भेजना, ताकि वो चैप्टर मैं अब क्लास में ना कराऊँ। अगर जो सबने नहीं किया हो, वो इसी चैप्टर में फोकस करते चलेंगे। ठीक है, ताकि, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो है कि मैं आधे ज़्यादा सिलेबस है ना मई के एंड तक ख़त्म कर दूँ। ठीक है, ताकि हमें रिवीजन का टाइम मिल जाए। ठीक है, अगर करना चाहे तो हम एक दो सब्जेक्ट और स्टार्ट कर लें, जैसे जनरल पेपर का स्टार्ट कर लेंगे, अगर हमारा ये हो जाता है तो कंप्लीट। समझे? ओके मैम। ठीक है। मैम हमने वैसे काफी टॉपिक्स कर रखे हैं। हाँ, तुमने कर रखे हैं, फिर मुझे इन बच्चों पे तो फोकस करना पड़ेगा। अमन, आपने कर रखे हैं कुछ टॉपिक्स? यस मैम। मैम हमारे पास नोट्स है लेकिन उनके क्लासेस नहीं ले रखी थी, बाकी उनको पढ़ के समझ सकते हैं।
ओके, मैम डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ रही है। यस मैम। अपना वो करो, जिसका अनम्यूट करोगे मुझे आज तुम, मैंने वहां से अपना वो कैमरा ऑफ किया हुआ है वीडियो वाला, तो तुम अपने आप से जिसका म्यूट ऑफ है ना उसके वहां से आवाज कर टकराती है, वहां से ऑफ कर लो। जब जब पूछो ना कुछ तो अनम्यूट करके बोला करो, ठीक है। आज आपका यही होमवर्क है, मेरे को शाम तक, शाम तक या रात तक ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। पूजा कह रही है मैंने सिर्फ 1 या 2 क्लास ली हुई हैं, तो देखो 1 या 2 क्लास ली हुई हैं तो मुझे सारा कराना पड़ेगा। फिर भी अगर, क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्योंकि वो जो मैं एनडीटी में पढ़ाती हूँ संडे को, वो आपका बेस बनाएगा, ठीक है। और जो यहाँ करेंगे हम यहाँ वाइड में करेंगे, ठीक है। इसीलिए, लेकिन आप जितनी भी क्लासेस ली, और पूजा संडे क्लास अटेंड करना शुरू करो, आप अटेंड नहीं करती हो। अमन ने और कविता ने अटेंड किया था, हाँ, ठीक है। संडे की क्लास को लगाना शुरू करो, क्योंकि संडे की क्लास में भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ लिया था प्रतिभाशाली बालक, हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या पूजा आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा। है? मतलब सुनी मैंने, अच्छी अच्छी लगी? अच्छी नहीं, समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताइए, अच्छी का नहीं अच्छी पूछ है। कितना समझ में आ गया? समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आ गई थी। उसका 15 पहले जो 15 मिनट का लेक्चर हुआ था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मेरा चला गया था, तो इसलिए जो रिकॉर्ड हुआ वो मैंने कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, उससे आगे मैं चल रही हूँ, ठीक है। बातों में ना टाइम वेस्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं। आज मैं आपको क्या करा रही हूँ, हमारा जो चैप्टर शुरू हो रखा है वो हो रखा है इंडिविजुअल डिफरेंस और डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटी क्या है? ये इससे रिलेट करता हुआ चैप्टर है, ठीक है। ये इससे रिलेट करता हुआ चैप्टर है। कहने का मतलब है, जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, ठीक है, कोई क्या होता है, मंदबुद्धि होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के बालक होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को पढ़ने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, बच्चे के अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटी पाई जाती हैं, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो मैं कह रही हूँ पहले वही सुनो, ठीक है। अभी पीडीएफ को मत देखना, जो बोल रही हूँ पहले वही सुनो। देखो, मैं तुम्हें करा रही हूँ एक बुद्धि लब्धि की तालिका, ठीक है, कि कितने प्रकार के, जो हमने कल टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, कितने प्रकार के बालक होते हैं और किस में कितना आईक्यू लेवल होता है। जो टेबल बनवाऊंगी, ठीक है, उस टेबल से क्वेश्चन 100% आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे के अंदर कितनी उसका आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। लिखिए, अपना आगे ऊपर डाल लीजिए बुद्धि लब्धि की तालिका, जो कि टर्मन ने दी थी। वैसे इसका पीडीएफ भी भेजूंगी, लेकिन अपनी उसमें लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि समझने के लिए तुम्हें आगे पीडीएफ अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो उपलब्धि की तारीफ। हाँ, तालिका लिख ली, उस पर हेडिंग डालनी है, ठीक है। जो किसने दी थी? टर्मन ने दी थी। जो किसने दी थी? टर्मन ने दी थी। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल किसने दिया था, उसमें 2 ऑप्शन तो देखो मेन मेन देंगे, एक तो स्टर्न देंगे, एक देंगे टर्मन। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टर्मन ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि दिया था। और जो उसने दिया था, ठीक है, एक तो टर्मन था और एक कौन था? एक वो था स्टर्न। स्टर्न ने क्या दिया था? स्टर्न ने 100 का प्लस दिया था, जो +100 निकालते हैं ना, MA/CA, क्रॉनिकल एज और मेंटल एज, वो मैं बुद्धि में पढ़ाऊंगी आपको। बस यहाँ पे आप ये समझिए, ये 2 ऑप्शन वो पक्का देगा, स्टर्न में और टर्मन में, दोनों में ऑप्शन में आपको। आप कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। अगर वहाँ पे पूछा जाए कि आईक्यू लेवल की टेबल किसने दी, तो आप क्या निशान लगाओगे? टर्मन ने दी। ओके, चलें चलें आगे, इतना समझ में आ गया? ठीक है, उसमें लिखिए सबसे पहला टाइप। सबसे पहला टाइप आएगा 140 प्लस या उससे अबव। उसमें क्या होता है? प्रतिभाशाली का आईक्यू होता है। एक साइड डाल लो आईक्यू, एक साइड डाल लो बालक। 140 प्लस अबव 140 या उससे अबव, हिंदी वाले लिखना 140 या उससे ऊपर, इंग्लिश वाले लिखना 140 या अबव। एक बार मुझे ये भी बताइए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कितने हैं? कोई भी। कोई नहीं है, तो ठीक है, हम फोकस उस पर ज़्यादा करेंगे हिंदी पर। इंग्लिश में आपको जो चीज़ें कहूँगी याद करना है, उनके पॉइंट्स याद करने हैं, वो सब आपको याद करना है, ठीक है। लिख लिया?
पहला क्या आएगा, प्रतिभाशाली बालक की कितना आईक्यू लेवल होता है, उसका होता है 140 या उससे अबव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जीनियस चाइल्ड। उसके आगे जीनियस भी लिख लो, कई बार एग्जाम में क्या देगा वो, जीनियस दे देगा, गिफ्टेड दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में। 5 के 5 बच्चे आ गए आज तो, बहुत अच्छा। जो न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी वो पढ़ाई करें, ठीक है, अभी बीच में कोई क्वेश्चनिंग नहीं चलेगी, बाद में या फिर आफ्टर लेक्चर जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके बाद बताना, ठीक है, अभी पढ़ लो। लिख लिया, जीनियस चाइल्ड बोलते हैं उसे, प्रतिभाशाली बालक को। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है सुपीरियर चाइल्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है परखर बुद्धि। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परखर बुद्धि। जिसका आईक्यू लेवल कितना होता है, 120 प्लस 30, 120 टू 130। वन ट्वेंटी टू 130। शनिवार को ना आपके इससे क्वेश्चन आएंगे डिसेबिलिटीज के, और सभी मुझे अपने मार्क्स बताएंगे उसके बाद। रिप्लाई किया करो ग्रुप में हर एक बच्चा, ठीक है, लिख लिया। उसका कितना होता है, 120 टू 130। आगे क्या आता है, आगे, हाँ बोली पूजा। 110 वट, 90। वो आगे आएगा, अभी जो लिखवा रही हूँ पहले वो तो लिखो ना, ठीक है ना। पहले क्या आएगा, प्रतिभाशाली बालक जिसका आईक्यू लेवल क्या होता है, 140 या उससे अबव। ये एनसीईआरटी का डाटा है। अगर आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, किसने पूछा था मुझसे कल, पूजा कश्यप ने पूछा था, शायद अंजलि ने पूछा था मुझसे कि मैडम बुक क्या है। मेरी बात सुनो, बुक आप अगर आपको बुक लेनी है, वैसा सारा मैटर यहाँ मिलेगा। अगर फिर भी आपको बुक लेनी है तो आप एनसीईआरटी की खरीदना, साइकोलॉजी की, जो 11th-12th की होती हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, जो इग्नू के नोट्स हैं उनके में भी होती है, ठीक है, मैंने भी वहीं से अपनी तैयारी करी थी जब मैंने भी वहीं के नोट्स पढ़े थे। तो उसका है, उस वो जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी डाटा देता है, ठीक है। अगर आपको बुक खरीदे तो एनसीईआरटी की खरीदना, ठीक है, जिसमें जो नॉइज़ की होती हैं वो बुक पढ़ना सारे के सारे, अगर पढ़ सकते हो तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। नॉइज़ की बुक खरीद लो अपनी, ठीक है। अंजलि ने पूछा शायद मुझसे कि मैडम बुक वगैरह बता दो, तो क्योंकि जो मेरा मैटर होता है, जो मेरा कंटेंट होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा, जैसे मान लो कहीं पे आपको 132, जैसे मान लो सुपीरियर बुद्धि में क्या मिल जाए, 110 111 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, उसके आसपास का, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो कितना है, 120 टू 130। क्लियर, चलें आगे। उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर चाइल्ड बोलेंगे। कविता आपने तो शायद बना रखी है ये टेबल, है ना, संडे की क्लास में। यस मैम, हमारे पास है मैम ये पूरी। हाँ ठीक है, तुम सिर्फ अभी रिवीजन करो। देखो यही फायदा होता है, कविता को क्या है, इसने बना रखी है, इसलिए बोलती हूँ कि संडे की क्लास मैंडेटरी है, लिया करो उसको, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि जो आपका जो रिवीजन है, जैसे इसने पहले पढ़ रखा है, जैसे या फिर इसके पास नोट्स हैं, तो नोट्स में से देख देख के रिवीजन तो कर सकती है ना, इसलिए बोलती हूँ। पूजा आप भी अटेंड करें आगे से, अमन भी करती है अटेंड, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 3 पे क्या आता है, तीव्र बुद्धि, जिसे क्या बोला जाता है, अबव एवरेज, जो एवरेज से अधिक होती है, ठीक है। वो कितनी होती है, 110 टू 120, 110 टू 120। दिख गए आप मुझे अब। अच्छा अमन, ये आपने अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रखा है, अमन, पूजा, अंजलि, वीडियो ऑन करके पढ़ा करो ना। रखा अपना। चलो ठीक है, करें, आगे लिख लिया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका अबव एवरेज, लिख लिया, कितना होगा, 110 टू 120, ठीक है। उसके बाद आएगा सामान्य बुद्धि, इस पे ध्यान देना, सामान्य बुद्धि पर इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। इसकी कितनी होती है, 90 टू 110, 90 टू 110, 90 टू 110। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज 5 के 5 बच्चे प्रेजेंट है, अटेंड किया करो क्लास को, क्योंकि लाइव क्लास अगर जब लोगे ना उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
ठीक है। उसके बाद लिख लिया एवरेज बुद्धि। फिर उसके बाद आता है मंद बुद्धि। अब मंद बुद्धि मुझे बताएगा, अमन बताएगी मंद बुद्धि कितना आईक्यू। हाँ लिखो 70 से 90। मंद बुद्धि कितना होता है? 70 से 90। मंद बुद्धि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेंटली रिटायर्ड ही बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, शायद मेंटली रिटायर्ड ही बोलते हैं, बता दूंगी। जो एक आधा वर्ड हो जाता है जो मैं भी भूल जाती हूँ, मुझसे पूछ लिया करो, मैम ये चीज़ रह गई थी, ये कर दो, ठीक है। कई बार मुझे भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मेरा 1-2 बैच और चल रहा है, तो मेरे को उसमें, क्योंकि CTET का आने वाला है पेपर 7 जुलाई का, तो अभी उनको ज़्यादा फोकस हो रखा है इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में को चीज़ें रहती हैं पर मुझे याद दिला दिया करो। उसके बाद क्या आता है? पिछड़ा बालक। अब पिछड़ा बालक मुझे बताएगी अंजलि, जिसने अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। पिछड़े बालक का IQ कितना होता है? अंजलि बताइए। आप क्लास को ऑन करके छोड़ के चले गए हैं क्या? पढ़ रहे हैं? पिछड़े बालक का IQ कितना होता है? कल हम सब चीज़ें कर चुके थे। हाँ जी पूजा, आप बताइए अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी है तो। 50 to 70। हाँ बिल्कुल सही है, लिखिए। देखो ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। अगर आपको क्लास नहीं भी अटेंड किए तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनो। मैं तो करा दूंगी अपनी साइड सिलेबस, लेकिन आप कितना उसको गेन कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। लिख लिया। उसके बाद क्या आता है? 25 से 50 आता है मूड या मूर्ख, जिसे क्या कहा जाता है? मूड या मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख, मूड या मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 25 से कम। 25 से कम। अब 25 से कम क्या होगा? इडियट होगा। 25 से कम क्या होगा? इडियट, ठीक है। लिख लिया सबने? अब मुझे ये बता दो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आते हो? 90 to 110। सारे उसमें आते हो? कभी कोई उसमें आता हो सुपीरियर चाइल्ड में? है कोई क्लास में सुपीरियर चाइल्ड? पूजा समझ में आ रहा है? आज आपकी फर्स्ट क्लास है। यस मैम आ रहा है। ओके गुड। हाँ मैं ये बोल रही हूँ, कोई है क्या क्लास में सुपीरियर चाइल्ड या फिर गिफ्टेड चाइल्ड? चलो कोई नहीं, एवरेज बच्चा सबसे अच्छा होता है। पूछो क्यों, बताओ क्यों। मुझसे पूछो नहीं, तुम बताओ कि एवरेज चाइल्ड क्यों सबसे अच्छा होता है। अगर सबने कल की रिकॉर्डिंग देखी है और फिर आज पढ़ रहे हो तो मुझे इतना बताइए इन सब में सबसे अच्छा कौन सा बालक माना जाएगा? क्वेश्चन है मेरा तुमसे, क्योंकि हमें यहाँ पे समझ बढ़ानी है, रटना नहीं है चीज़ों को। एवरेज हाँ हाँ पूजा बोलिए। एवरेज होता है तो क्यों होता है मुझे ये बताइए, एवरेज चाइल्ड को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? मैं ही बताती हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है ना, पूजा ने उसने वो कर रखा है ना, म्यूट खोल रखा है। मेरी बात सुनो, क्यों होता है? क्योंकि जो एवरेज चाइल्ड होता है ना, ठीक है, वो ना, वो डॉक्टर भी बन सकता है, ठीक है, वो क्रिएटिव भी बन सकता है, ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है एवरेज चाइल्ड। लेकिन आप सोच के देखो, अगर बालक प्रतिभाशाली होगा, अगर बालक जीनियस होगा, तो वो तो काम को इतनी जल्दी कर लेगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा जल्दी कर ले कि उसका जो सर्वाइव करना है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका सर्वाइव। और जो अबव नीचे हैं, जो एवरेज से नीचे हैं, वो कौन से हो गए? मंदबुद्धि हो गए। अब मंदबुद्धि बेचारा थोड़ा बहुत उसको भी ये लगता है कि भी मैं काम तो कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे गति से करता है वो, उसका भी थोड़ा बहुत वो भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है उसको, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा भाग, तो उससे भी नीचे वाला बुद्धि का हो गया, तो उसे तो बिल्कुल भी, वो तो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उस पर तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी सर्वाइव करना मुश्किल है। फिर क्या आ जाता है? फिर मूड या मूर्ख आ जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इडियट आ जाता है। तो कहने का मतलब है एडजस्टेबल कौन होगा? एवरेज चाइल्ड। एवरेज चाइल्ड से तो आप कुछ भी करा लो, ठीक है, वो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, या फिर वो किसी क्रिएटिव भी बन सकता है। अब क्रिएटिव चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इसका एक बहुत अलग चैप्टर है क्रिएटिव का। क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है, वो आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगी वो तब बताऊंगी। लेकिन क्रिएटिव बच्चा एक नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, जो एवरेज चाइल्ड होता है वो क्रिएटिव बन सकता है, ठीक है।
प्रतिभाशाली तो होता ही है। जो क्वेश्चन मेरा ये कि प्रतिभाशाली क्रिएटिव होता है ना, कल लिखवाया था मैंने, या नहीं भी लिखवाया होता तुम्हें पता होना चाहिए ना। अगर वो प्रतिभाशाली है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी तो होगी, क्योंकि वो हर काम को नए तरीके से करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बताना मुझे, प्रतिभाशाली बालों को कौन से कार्य दिए जाते हैं? टिप्स पे याद होना चाहिए, इतना टाइम क्यों लगा देते हो आप लोग? प्रतिभाशाली बालक को अगर टीचर को उसको कार्य देने हो तो उसको कौन से कार्य दिए जाते हैं? मैम थिंकिंग तो डाइवर्जेंट होती है, मैंने कार्य पूछा, उसको संपुष्ट कार्यक्रम दिए जाते हैं। इनरिचमेंट, हाँ, जो कल बताया था, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एस्टेट में। इंक्रीजमेंट। हाँ, इंक्रीजमेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं हम पीडीएफ पे। ठीक है, ये थी आपकी आईक्यू टेबल, इसको सब बच्चों को याद होनी चाहिए, किस में कितनी बुद्धि होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब हम करेंगे अपनी, क्या करेंगे, अपनी पीडीएफ। अब पीडीएफ सबको दिख रही है? मैम हमें नहीं दिख रही। रुक जाओ, मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। आपको क्यों नहीं दिख रही है? सिर्फ न्यू एडमिशन पूजा ही दिख रही है बस। मैम ये तो आवाज आ रही है। क्या कह रहे हो? डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ रही है? तुमने किसका स्पीकर खोल रखा? अभी तो सही थी। अमन आप बंद करना 1 मिनट। अब बताओ, वॉइस सही है? अब सही, अब भी गूंज रही? तो सही है लेकिन पीडीएफ बताओ किस किस को दिख रही है? सबको दिख रही है? पूजा आप भी अपना वो कहीं कीजिए, म्यूट कीजिए एक बारी। कश्यप दिख रही है मैम। दिख रही है ना? अच्छे से दिख रही है? करूँ स्टार्ट? हमको नहीं दिख रही। तो पूजा आपके फोन में प्रॉब्लम है, ओ कविता आपके फोन में प्रॉब्लम है। पूजा आपको दिख रही है? दोनों पूजा को? यस मैम मुझे दिख रही है मैम, इंग्लिश में है। हाँ, इंग्लिश में है। ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश में है। ठीक है, अब इंग्लिश को एक बार, अगर नहीं आपको समझ में आया, मैं सारे की हिंदी करूंगी, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको हिंदी में भी करके दूंगी, आपको प्रॉब्लम हुई तो। क्योंकि देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ है ना बीमारियों के नाम याद करने हैं। पहले मेरी बात को समझो। ठीक है, पहले देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले समझ लो। ये जो एक एक्ट आया था, RPW एक्ट, ठीक है, वो कब आया था? 2016 में आया था। उसमें पहले क्या था? उसमें सबसे पहले था कि हमें 7 बीमारियों को लिया गया था, मेन 7 बीमारियों को लिया गया था। ठीक है, लेकिन जय जय सरकार ने और रिसर्च करी तो उसको उनको लगा कि यहाँ पे 7 बीमारी नहीं 21 बीमारियों को ऐड किया जाए। ठीक है, इस एक्ट में क्या किया गया, फिर से 21 बीमारी को अलग से ऐड किया गया। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, हमें पहले 7 बीमारियां भी याद होनी चाहिए जो पहले 7 बीमारी आई थी। ठीक है, और हमें क्या याद होना चाहिए, वो 21 बीमारियां भी हमें याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी 21 बीमारियां जो बाद में ऐड की गई। जब 7 के बाद कितनी रह गई, 21 में कितनी जुड़ गई, उसके बाद 14 जुड़ गई ना, 14 डिसेबिलिटीज और जुड़ गई। ठीक है, तो वो चीज़ हमें पढ़नी है। अब अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए कि भी कौन कौन सी डिसेबिलिटी RPW एक्ट के तहत 2016 में जोड़ी गई थी, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो हम क्या पढ़ेंगे, पीडीएफ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला देखो, उसके जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया है, डिटेल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, दिस इज ए लिस्ट ऑफ 21 डिसेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ बस वहाँ पे आ जाओ। अब नीचे क्या लिखा गया है, हेयर द लिस्ट ऑफ 21 डिसेबिलिटी दैट हैव बीन आइडेंटिफाई अंडर द RPW एक्ट 2016। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि RPW एक्ट 16 के तहत कौन सी डिसेबिलिटी आई, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आई, ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो पहली थी वो कौन सी थी, ब्लाइंडनेस थी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आई, सेकंड, उसके बाद आई लो विजन। अभी मैं बताऊंगी इन सबका मीनिंग, पहले भी देख लो कौन कौन सी आई। उसके बाद क्या आई, लेपेसरोसी एंड क्योर्ड पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या आई, हियरिंग इम्पेयरमेंट। दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा बड़ा करूं, देखो अब दिख रहा है? यस मैम। ओके पूजा। उसके बाद क्या आई, लोको मोटर डिसेबिलिटीज। ठीक है, और फिर क्या आई, ड्वार्सिमा आई। ठीक है, फिर क्या आई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या आई, मेंटल इलनेस। ठीक है, फिर क्या आई, ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर। ठीक है, फिर सेरिब्रल आई, फिर मस्कुलर आई, फिर क्रॉनिकल न्यूरोजिकल कंडीशन आई,
फिर स्पेसिफिक लर्नर डिसेबिलिटीज आई, मल्टीपल सेलियोसिस आई, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, फिर थैलेसीमिया आई, फिर होमोफेलिया आई, फिर सिकल सेल डिसीज आई, और फिर क्या आई, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, ठीक है, कि भाई वैसे आपको सब बीमारी को देखो कुछ भी पेपर में आ सकता है, मैं ये नहीं कह सकती कि इसे याद मत करना, आपको सारी की सारी, अभी 2 बीमारी और रह गई इसमें 19, हाँ ये देखो, एसिड अटैक, विक्टम और पार्किंसन डिसीज। अब देखो पता है क्या है, ये ऐड क्यों की गई इसके अंदर, जो 14 बीमारियां अलग से ऐड की गई वो क्यों की गई। पहले देखो, सुनना, देखना, अंधा होना, बहरा होना, ठीक है, डफ होना, ठीक है, ये सब बीमारियां नॉर्मल सी थी पहले, आपने भी सुना होगा भी अंधा, बहरा, गूंगा ना, काना वाना, ये सुना होगा, ये तो नॉर्मल सी बीमारी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में जो था एसिड अटैक, एसिड अटैक कितना बढ़ गया था, देखा था आपने कि सब कितना, है ना। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, भी एसिड अटैक को भी इस एक्ट में शामिल किया जाए, ताकि इस बीमारी को भी मतलब सीरियसली लिया जाए। तो उसने इस एसिड अटैक हो गया, ठीक है, ये पार्किंसन डिसीज हो गया, तो ऐसी ऐसी बीमारियों को भी इन्होंने ऐड कर दिया सरकार ने इसमें। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पहले 7 बीमारियां कौन सी थी, ठीक है, उसमें आपको 7 की 7 में से कोई भी दे देगा, वो उसमें से कह देगा कि एक कौन सी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपको क्या बोलेगा, फिर उसके बाद आएगी कि जो 14 बीमारियां ऐड की गई बाद में, जो 14 ऐड की गई, या फिर बाद में कितनी ऐड की गई, तो आप क्या बोलेंगे, 14 ऐड की गई। और टोटल पूछ ले तो टोटल कितनी है, टोटल पूछे तो कितनी है बताओ। 21। हाँ, टोटल पूछेगा तो वो कितनी है, 21 है, ठीक है। तो वही है कि उससे आपसे क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और 21 में जो 14 डिसेबिलिटी है वो भी आपको याद होनी चाहिए, कि इसमें क्या पता वो 7वीं वाली दे दे, ठीक है, वो पूछ ले 21 में से कौन सी नहीं है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, मतलब आपको इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा, जहाँ जहाँ से चीज़ें आएंगी वो मैं बताती चलूँगी साथ साथ। पहला क्या आता है, पहला आता है टाइप, कौन सा आता है, ब्लाइंडनेस का, ठीक है। अब ब्लाइंडनेस क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है बिल्कुल अंधा होना, ठीक है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, ब्लाइंडनेस कहा जाएगा। अब इसको पढ़ के देखना, इसमें वही बात है, ठीक है, अगर इसको एक बार देख लो, चाहे इसको पढ़ के, डिफाइन किया गया है साइलाइट लेस, कहने का मतलब बीइंग साइड लाइट, की बिल्कुल आंखें चली गई हैं, ठीक है, इसके अंदर वही दे रखा है कि उसका विजन जो है इनेबिलिटी है, और पर्सन ऑफ द डिस्करेजेड डार्कनेस फ्रॉम ब्राइट लाइट्स ऑफ द अदर आई, ठीक है, उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जो ब्लाइंडनेस वाली उसमें है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है लो विजन। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन निकलते हैं। अब लो विजन क्या होता है, लो विजन का मतलब होता है कि उसे कुछ दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है, लो विजन कहा जाता है। अब लो विजन का जो देखो क्या कहा है उसने, विजुअल एक्यूटी नोट एक्सीड 16/18, ठीक है, और लेस देन 20/16। कहने का मतलब है कि उसे लो विजन कहा जाएगा जिसकी आंख कितनी होनी चाहिए, 6/18 से लेस देन नहीं होनी चाहिए। अपने नोट्स बना लो, पीडीएफ में अगर नहीं भी समझ में आया तो अपने हैंड रिटन नोट बनाते चलो, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है, वहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है, वो भी की पॉइंट्स को लिखते चलो, ठीक है। इसमें क्या कहा गया देखो, कहने का मतलब उसमें अपने पॉइंट्स में लिख लो कि एक्सीड कितना ही होना चाहिए, 6/18 से नहीं होना चाहिए, लेकिन लेस देन कितना नहीं होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए 20/60 से। अगर इससे कम हुआ, ठीक है, वो किस में आएगा, लो विजन में आएगा, ठीक है। और जो ये आगे दे रखा है 3/60 अप टू 100, ये क्या है, इसको मतलब आंखों को जो मेजर करने का वो जो होता है वो पैमाना है, पर आपका जो क्वेश्चन निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। आप ये याद रखना कि 16/18 से वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 20/16 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में, बताओ मुझे। यस मैम, आ गया। आ गया। अब आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसका। उसने कहा है इमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन सबस्टैंडिंग एट एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री। अब उसने बोला है कि जो जो आई का एंगल बनता है ना, अब आप एक बार बताओ, आप सभी साइंस बैकग्राउंड से होंगे, आपने 6 क्लास में 7 क्लास में वो पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस एंड कनकेव, ऐसा ही कुछ था, है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, मुझे उसको हिंदी में याद है, अभी इंग्लिश में एक चीज़ याद नहीं आ रही उसकी, है ना। यस मैम,
पढ़ा है। हाँ, तो उसमें उसमें क्या होता है, उसमें एक दूर का होता है और एक पास का होता है ना। इसको पास का उसका हमें वो डायग्राम भी बनाते थे ना। तो उसमें ही पूछा गया है कि भाई जो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो आंखों का जो वो होगा ना लेंस होगा वो 40 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपसे क्वेश्चन आए जो आई का वो बनता है, ठीक है, जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो आपको ऑप्शन दे देगा 10, 30, 60, 80, ठीक है, और 40 होगा तो उसमें आप 40 टिक लगा देना। ठीक है, आया समझ में? बताते जाया करो मुझे साथ साथ। इंग्लिश में आ रही है समझ में? इसमें देखो ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से ही आएगा कि मतलब कितनी बीमारी ऐड की गई थी, कितनी नहीं की गई थी। अगर फिर भी बीच में से आंसर निकला, ठीक है, तो ऐसे निकलेगा जैसे कि मान लो कि 6/6 भी तो आपने पढ़ा होगा कि 6/6 आई होती है, वो बिल्कुल ठीक होती है, पढ़ा है किसी ने? वो इसमें दिया नहीं हुआ है, बताइए। 6/6 आई किसी ने पढ़ा है कि जो 6/6 आई होती है वो बिल्कुल ठीक होती है? नहीं पढ़ा। मैम पढ़ा तो नहीं, सुना है ना, सुना है ना। तो 6/6 होती हैं। अगर 6/6 भी आए ना तो वो भी आपका मतलब ऑप्शन में हो तो वो भी टिक लगा देना। इसको भी कॉपी पे नोट कर सकते हो क्योंकि 6/6 जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेसी आंख होती है, मतलब उनको दिखाई बिल्कुल सही देता है। ठीक है, अमन समझ में आ रहा है? है। ठीक है, आगे चलें। इसमें 2 क्वेश्चन निकल गए। उसके बाद होता है लेपेरोसी कर्ड पर्सन्स। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ऐसी डिसीज होती है जिसमें क्या होता है जो मसल्स होती है ना आपकी, ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है इसमें नर्वस सिस्टम, मसल्स, सरफेस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द आइज, कि मतलब उसमें क्या होता है जो आपकी मसल्स होती है ना आइज की वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है, और 95% क्या होता है इस पर असर होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, वेरी ओल्ड एज में होता है, देखो लिखा हुआ है इन्फेंसी टू द वेरी ओल्ड एज, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, लेपिसोरी कर्ड पर्सन्स बोला जाता है, ये बीमारी का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हेलो हेलो, यस मैम, अब आ रही है, आपके आवाज कट रही थी। वो है नेटवर्क इशू हो जाते हैं, पता नहीं इस नेट में तो कर क्या हो रखा है, सच्ची बता रही हूँ। ये हमारा जो वाईफाई है ना नेट प्लस का, पता नहीं इसमें ना बहुत दिक्कत हो रही है। कल भी ये चला गया था नेट, जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही थी ना एकदम से चला गया था। चलो आगे चलते हैं। ये क्या होता है, हियरिंग इम्पेयर्ड क्या होता है, जो सुनता नहीं है, ठीक है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है उसे। इससे पहले वाला जो है मैम, वो थर्ड टॉपिक मैम, वो वाला बता दो, अभी क्लियर नहीं देखो हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो मसल्स होती है ना, ठीक है, वो ठीक से काम नहीं करती हैं, और जो ये होता है ये बहुत ओल्ड एज में होता है, ठीक है, और 95% क्या होता है लोगों को ओल्ड एज में ही होता है, ठीक है। ये डिसीज होती है एक प्रकार की मसल्स का। इसको देखो, इसको पढ़ के भी देखो तो इसमें लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम इसमें काम नहीं करती है, मसल सरफेस होता है और रेसिप्रो ट्रैक करता है और आइस पे ज़्यादा वो करता है, ये ट्रैक करता है ज़्यादा, ठीक है। उसी का मतलब एक अंधे हो, जैसे जैसे मान लो एक तो ब्लाइंडनेस होता है, एक अंधा होता है, तो ये जो उसका अटैक होगा ना, ये भी जो मसल जो आइस की मसल्स होती है ना उस पर अटैक करता है ये, ठीक है। इस प्रकार की बीमारी होती है ये। मतलब पता है ये जो जितनी बीमारियां हैं ना, ये ठीक होने का मतलब इनका कोई थोड़े हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। वैसे एक प्रकार की ना प्रकार की बीमारियां ही होती हैं जो मतलब नहीं भी ठीक होती। हाँ, अभी जब आगे पढ़ोगे ना, अब 21 बीमारियां हैं इसके अंदर, 21 में से इतनी सारी बीमारियां जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, जिसमें कि अभी होमोफिलिया मैंने आपको संडे क्लास में पढ़ाया था, उसमें क्या होता है ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं। अब तुम देखो ना, जैसे ब्लड क्लॉट बनेंगे तो वो कैसे जी पाएगा। तो कुछ बीमारी इसमें ऐसी जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हो, जैसे जैसे मान लो अब इसमें ये था लो विजन था, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको चश्मा लगा के दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब हियरिंग इम्प्रूवमेंट है, इसमें क्या कर सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बीमारियां ऐसी हैं इसमें जिसमें कि ठीक किया जा सकता है, पर कुछ ऐसी हैं इनमें से जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। वो कौन सी होती हैं, वो डिसऑर्डर होती हैं, ठीक है, जिसे ठीक जो ठीक नहीं होती है कभी भी, ठीक है, समझे। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट में चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये लिखा हुआ है हियरिंग जो कि डेफ होता है बिल्कुल, ठीक है, हार्ड टू हियरिंग, कहने का मतलब जिसे सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, और बहरा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते नहीं इसको भाई हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बोलते नहीं है कि भाई इसे सुनने में प्रॉब्लम हो, तो उसको जो बीमारी का नाम होता है वो कौन सा होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 डिसेबल, इसे डिसेबल बोलते हैं डीबी को, डिसेबल हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर, कहने का मतलब जो 70 डेसिबल है ना, इतना अगर उसके अंदर कम है, इतना वो सुन नहीं सकता है, तो क्या है मतलब उसकी जो सुनने की शक्ति है ना दोनों कानों की वो है ही नहीं,
मतलब इतना उसके अंदर, अगर उसको 70 डेसिबल का लॉस हो चुका है, ठीक है, इतना इतना आपको बोला है कि अभी कितने का उसको सुनना मतलब बिल्कुल होता है, ठीक है, फिर तो आप कर लेंगे 70 डेसिबल उसको होना ही चाहिए। लेकिन 60 टू 70 वाला होगा ना, जिसकी सुनने की क्षमता 60 टू 70 होगी, उसको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा। 70 वाले को फिर भी कुछ हो सकता है उसका कुछ काम, कि उसका मशीन वगैरह लगाई जा सकती है। लेकिन हार्ड देखो लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स पर्सन हैविंग 60 dB से 70 dB। अगर 60 वाला होगा, जैसे मान लो 70 से भी कम होगा, तो उसे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, है ना। ठीक है, आगे चलें। अब देखो लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है, ये क्या होता है, ये पैरों में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जॉइंट्स, इसमें लिखा है कि बोन्स, बोन्स क्या होती है, हड्डियां। जॉइंट्स, इसमें क्या होता है कि टांगे जो होती है ना बहुत कमजोर सी हो जाती हैं, ठीक है, टांगे बहुत कमजोर होती है, तो और जो इंसान से चला नहीं जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ड्वार्फिज्म क्या होता है, जानते हो ड्वार्फिज्म, सुना है, ये बहुत ट्रेंड में चली हुई है, बताओ। ड्वार्फिज्म किसने सुना हो, अमन ने, पूजा ने, अंजलि ने, ड्वार्फिज्म सुना है किसी ने, नहीं सुना, मैं बताती हूँ। ड्वार्फिज्म क्या होता है, बोना, जो इंसान बोना होता है ना, है, उसको भी बीमारी में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम देख लो, अब सरकार ने देखो इसको इसमें ऐड करने की क्या जरूरत थी, ये भी कोई बीमारी, इसको मतलब इसमें वो सारी बीमारियां ऐड कर दी गई जो कि मतलब पहले नहीं थी। पहले कौन सी थी, सुनना, जिसको सुनाई नहीं देता था, जो अंधा था, जो काना था, ठीक है, जिसको कोई फिजिकल कुछ चीजें थी जैसे मान लो। लेकिन अब इसमें देखो ड्वार्फिज्म को भी ऐड कर दिया गया, जो जिसमें क्या होता है, जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बोना कहा जाता है, उसे क्या कहता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो इसके तो नाम से स्पष्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो मेंटल रिटायर्ड होता है बालक, MR बालक, जिसे किसे क्या कहा जाता है, मेंटल रिटायर्ड बालक कहा जाता है, जिसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, जिसका IQ लेवल होता है, वो कितने से कम होता है बताइए। अगर मैं पूछना चाहूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है किसी को, तो उसका IQ लेवल कितने से कम होगा, 70 से कम। हाँ 70 से कम, 90 से कम लगा लो ना, क्योंकि एवरेज से कम हो जाएगा ना। हाँ 70 से कम तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा ना, वो तो बिल्कुल मन बुद्धि में आ जाएगा। हाँ वैसे आंसर मतलब लगा सकते हो अगर ऑप्शन में हो ना हो आसपास का आंसर, लेकिन जो जो भी 90 से कम होगा ना, उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ही लेके आएंगे, ठीक है। चलें आगे। किसी भी बारे में कोई दिक्कत जो ना समझ में आई हो बताओ, ऊपर वाली एक बार इंग्लिश में पढ़ के देखना, अगर फिर भी आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ के मतलब अपने देखो अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलो, मैं तो यही बात कहती हूँ। अगर इंग्लिश में देखो PDF मिलेगी आपको, अगर इसमें फिर भी नहीं समझ में आया इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे, मुझे रिप्लाई मतलब बोल देना कि मैम इसको हिंदी में दे दो। आगे क्या आता है, मेंटल इलनेस आता है। अब मेंटल इलनेस क्या होता है बताओ। दिमाग से कमजोर। अभी इसका दिमाग तो बहुत ही कमजोर है, इसका दिमाग तो बहुत ही कमजोर है, मेंटली ना, क्योंकि उसका देखो मेंटली डाइट क्या था, थोड़ा बहुत उसको समझ में आता था। अब इसमें ये देखो डिसऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो डिसऑर्डर और डिसीज में आपको पता होना चाहिए अंतर। डिसीज क्या होता है, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं हो सकता। इसको आप लगा लो मूड बालक लगा लो, ठीक है, मूड बालक लगा दो, पिछड़ा बालक भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो पिछड़ा मैंने कल क्या बताया था, पिछड़ा बालक कौन सा होता है बताइए जरा। मैम जो 18 हाँ बोलो बोलो। या है, इसमें एज नहीं पूछी मैंने, या मैंने ये बताई कि होता क्या है, मैं पिछड़ा वाला कौन सा होता है, चैप्टर को रिलेट करके पढ़ोगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही गांज लिए, जिसको पिछली कक्षाओं का, अब जिसको पिछली कक्षाओं का नहीं काम आता उसे मेंटल इलनेस ही बोलते हैं। जो अपना काम कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी, उसे क्या बोल जाता है, उसे मेंटल इलनेस बोला जाता है। उसमें क्या होगा, ना ही वो सोच सकेगा, ना ही उसके मूड मूड भी उसके स्विंग होते रहेंगे, ठीक है, ना वो जजमेंटल होता, ना उसका बिहेवियर सही होता, ना उसका कैपेसिटी सही होती है, उसकी कुछ भी सही नहीं होता है,
ठीक है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए डिमांड होती है लाइफ की, मतलब कहने मतलब उसको जो चीज़ें चाहिए होती है उसको मिलती ही नहीं है। पहली बात तो उसका एडजस्ट होना, उसका सर्वाइव होना। लेकिन फिर भी पता क्या कहा गया है, जो टीचर को क्या, एक अगर हम एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपकी क्लास में कोई मेंटल इलनेस बच्चा है तो उसको भी एजुकेशन देने की मतलब टीचर पूरे प्रयास करती है। ठीक है, टीचर का ही फर्ज बनता है कि उस पर ध्यान दे के उसको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराए जिससे कि भाई वो कर सके। बट लेकिन ये बच्चे, इनका जो है आगे बढ़ना, इनको पढ़ाई में मतलब नहीं वो होता, इनका पढ़ाई नहीं कर सकते ये बच्चे। ठीक है। अब आगे आती है ऑटिज्म। ये बीमारी है ना इतनी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, ऑटिज्म। ठीक है, ये ऑटिज्म बीमारी होती है, इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी होती है इसकी, ASD। देखो यहाँ देखो पीडीएफ में ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म का बच्चा, जहाँ भी ऑटिज्म का बच्चा है ये भी ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर ना टोटल सारी बीमारियां होती हैं, टोटल। ठीक है, टोटल। कल हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना वो थोड़ा इसी का ही पढ़ेंगे, ऑटिज्म का ही। मैं तुम्हें बताऊंगी क्या होता है इसके अंदर। देखो थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, रिपीटिशन करता है। ठीक है, रिपीटिशन करता है बच्चा इसके अंदर बच्चा क्या करता है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और बच्चा कैसे चलेगा, अपने पंजे खड़े करके चलता है। ठीक है, और बच्चे के अंदर थोड़ी सी मतलब उसका मेंटल इतना खराब होता है उसको उसकी हरकतें, ना तो वो खाना भी गिरा गिरा कर खाता है। ठीक है, आपने कभी देखा है ऐसा ऑटिज्म का बच्चा? इसी क्लासेस लगती हैं तब इसकी। हमने देखा है एक। देखा है ना, मैंने भी देखे हैं, मैंने ऑटो में भी देखे हैं। मैं जैसे आती जाती हूँ ना कई बारी, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे ऑटिज्म वाले। और ये बीमारी ना इतनी खतरनाक होती है, और इस पे क्वेश्चन है ना, इस पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के। अगर तुम्हें बीमारी में कोई ना भी समझ में आ रहा तो तुम ऑटिज्म है ना आँख बंद करके लगा देना, इसका मतलब आंसर सही होता है। पर इतना भी नहीं आँख खोल के पेपर करना है। कभी सोचो मैडम ने कह दिया आँख बंद करके लगाना निशान। ठीक है, ऑटिज्म का मतलब ना ट्रेंड बहुत चला हुआ, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं देखती हूँ ना पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर, उसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑटिज्म पे। ठीक है, चले आगे। तो इसमें ना देखो, इसमें लिखा हुआ है ये ऑटिज्म इफेक्ट्स। देखो लास्ट वाला लाइन पढ़ो इसकी, ऑटिज्म इफेक्ट्स द ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द इफेक्ट इंडिविजुअली। कहने का मतलब जो ऑटिज्म वाला चाइल्ड होगा ना उसको क्या होगा, उसका संज्ञान भी खराब होगा, उसका इमोशनल लेवल भी खराब होगा, उसका सोशल लेवल भी खराब होगा, और उसका फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी। ठीक है, उसका इफेक्ट है ना वो मतलब उसको इंडिविजुअली इफेक्ट डालता है उसकी हर चीज़ पे। अब तुम देख लो ना, एक बालक किससे बना होता है, एक बालक के अंदर संज्ञान होता है, एक बालक के अंदर इमोशनल होता है, एक बालक फिजिकली होता है। ठीक है, एक बालक क्या होता है, सोशल होता है। वो सब पे इफेक्ट आता है, तो बच्चा बेचारा कुछ भी नहीं बचा। इन बच्चों का भी मतलब बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, बहुत दिक्कत होती है इन बच्चों को भी। इनका ठीक होना, इनकी क्लासेस लगती हैं, इनको अलग से शिक्षा दी जाती है, इनको साइकोलॉजिस्ट के पास लाया जाता है मतलब। ठीक है, इनको एक्टिविटी ज़्यादा कराई जाती हैं। अगर इस पे ना पूरा एक चैप्टर है इनके, मतलब इन बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए क्या करा जाता है, इनको एक्टिविटी ज़्यादा करानी चाहिए, इनको ऐसे वर्क देने चाहिए जिससे ये लोग थोड़ा बहुत मतलब एक्टिविटी को सीख सकें और इंटरेक्ट कर सकें। पर ये कर नहीं पाते हैं, ये ठीक नहीं होती अच्छे से, मतलब ये कहा जा सकता है। आगे क्या आता है, सेरिब्रल प्लेसी आता है। ये क्या होता है, इसमें होता है कि मेरा जो बालक होता है ना, इसमें जैसे कि मान लो सेरिब्रल, इसमें भी जैसे मसल्स वाली बीमारी होती है इसमें भी। ठीक है, मसल्स वाली इसके अंदर बीमारी होती है। इसमें क्या कहेगा, देखो लिखा हुआ है, डिसेबिलिटी फिजिकली कंडीशन इन विच मसल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द डैमेज ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन की जो मसल्स होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, जो ब्रेन की मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। उसे क्या कहा जाता है, सेरिब्रल प्लेसी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो नाम से स्पष्ट है, मस्कुलर डिस्थॉरपी। ठीक है, ये ऐसी डिसऑर्डर होती है, उसमें तो माइंड की मसल्स का काम होता है। इसमें क्या होता है, ऑल ओवर जो बॉडी की वो होती है ना मसल्स, देखो इसमें लिखा हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर। कहने का मतलब है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगी वो अपने माँ बाप से आती है। जेनेटिक का क्या मतलब होता है, जो हमारे माँ बाप से हमें चीज़ें आती हैं उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है मसल जो होती है हमारी, इसका कारण क्या होता है, इससे मसल जो होती है वो काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं वो ठीक से वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, आगे क्या आता है, क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो सारी आ जाएंगी ये एग्जाम्पल, कौन कौन से आ जाएंगे, पार्किंसन डिसीज आ जाएगा इसके अंदर, डिसऑर्डर ALS आ जाएगा। न्यूरोसिस्टम में क्या होता है कि उसको जो गर्दन होती है वो रुक नहीं पाती है। ठीक है, स्ट्रोक क्या होता है कि जो उसको दौरे वोरे पड़ते हैं वो जो आता है, सब चीज़ें इसमें ये सारी बीमारी आ जाएंगी। पर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं तुम्हें इसके क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के, इस सारे बस। लेकिन आपको ये बस इतना ही ध्यान रखना है
कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, जिसमें कि उसकी जो बॉडी है वो वर्क नहीं कर पाती है, ठीक से खड़ी नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि बच्चों को होता है इसका न्यूरो सिस्टम खराब है, कई बार आपने सुना भी होगा। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी गर्दन होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसके ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे। अब इसमें क्या, उसमें कुछ, मोस्टली जो वो ऐसा बच्चा होता है जो व्हील चेयर पे रहता है। हाँ व्हील चेयर पे रहता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो वर्क तो कर नहीं पाएगी। जैसे अगर जैसे मान लो अब बच्चे को होता है, मैंने तो बच्चों को सुना है कि इसका न्यूरो, मैं तो हॉस्पिटल भी बहुत सुने हैं कि न्यूरोलॉजिकल ये हॉस्पिटल है ये वो, तो आपने शायद सुना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैंने तो जितना मेरे को पता है उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो गर्दन होती है ना, वो जैसे बच्चे का जो बॉडी है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने शरीर को, वो बीमारी होती है। ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है ना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखो इस पे भी क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछ जाते हैं, जिसका चैप्टर हम क्या करेंगे, हम कल करेंगे, कल इसको चैप्टर को बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये समझो कि इसमें क्या दे रखा है। देखो सीखने में भी ना, जैसे मान लो अब जैसे किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। तुमने वो फिल्म देखी होगी तारे जमीन पे है, तारे जमीन देखी, आमिर खान की फिल्म, वो तो सबने देखी होगी। देखी किसी ने? हमने नहीं देखी। नहीं देखी, देखना। उसमें उसमें क्या होता है, देखो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग कि किसी को कुछ हम सिखा रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ पर तुम्हें नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो सीखने के में भी होती हैं। और जिसमें क्या होता है साइकोलॉजी में, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिसेबिलिटी कौन सी होती है, जैसे अफेजिया होता है, वो कल पढ़ेंगे हम, अफेजिया हो गया। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो डिसलेक्सिया हो गया। ठीक है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां क्या होती हैं, वो सब किस में आ जाती है, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो लिखा हुआ है इसमें लिसनिंग, जैसे बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, थिंक करने में प्रॉब्लम है, स्पीक करने में प्रॉब्लम है, राइट करने में प्रॉब्लम है, स्पेल करने में प्रॉब्लम है। और क्या होता है, डू मैटिकल कैलकुलेशन, उसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे आगे, अब भयंकर बीमारी मल्टीपल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। मल्टीपल डिसऑर्डर साइकोलॉजी, इसमें क्या रखा है, इसमें बॉडी अटैक आता है, देख लिखा हुआ सिस्टम हो जिसमें कि बॉडी अटैक होते हैं, और इसमें नर्व सिस्टम है वो काम नहीं करती है। ठीक है, स्पाइनल कोड आपकी खराब हो जाती है। ठीक है, इसमें सबको, इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम गेट डैमेज, नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, भाई आदमी मर ही जाता है इसमें। तो नर्व सिस्टम आपका काम नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। अब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या है, देखो स्पीच किसी को, देखो स्पीच करने, जैसे मान लो कई कई बच्चे हकला के बोलते हैं, आपने देखा है हकला के बोलते हैं बच्चे, पर लेकिन देखो उसका ट्रीटमेंट है। जो बच्चे हकला के बोलते हैं उनकी स्पीच थेरेपी होती है, उनकी, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, उनकी स्पीच थेरेपी होती है, उनको क्या कहा जाता है, उनकी क्लासेस लगती हैं। तो उनको जो हकला के जो बच्चे बोलते हैं ना, उनके अंदर मतलब ये स्पीच थेरेपी से वो ठीक हो सकते हैं। पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे को मतलब बोलने में ज़्यादा दिक्कत होती है, जो कि वर्ड भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं, जिनको मतलब अक्षर भी याद नहीं होते हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं। जिनको लैंग्वेज बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, पूरी पूरी लाइन नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उस पर भी एक आधी फिल्म बनी हुई है, वो मैं देखी नहीं है, पर ये भी जो लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है, इस बच्चा क्या करता है, भाषा को ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे न्यूरोलॉजिकल कोसिस कहा जाता है। किसके कारण होता है ये, न्यूरोलॉजिकल कोसिस के कारण होता है, इसका कारण बनता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने कराया था उसमें संडे क्लास में, ये देखो लिखा हुआ थैमेसेमिया। इसमें क्या था, इसमें क्या होता है, ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, जो जो क्या होता है, इसमें खून नहीं बन पाता है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ऑक्सीजन नहीं मतलब वो नहीं कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो रेड ब्लड सेल्स बी डिसऑर्डर, जो हमारी खून बनाने वाली वो होती है ना, सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे खून नहीं बन पाता है। जिसमें रिजल्ट क्या होता है, मैंने कहा कि उससे पर्सन को अटैक आ जाता है, मतलब जिससे क्या होता है, पेल स्किन, फिगर, डार्क कोरिया, उसका यूरिन, उसका सब कुछ मतलब खराब हो जाता है। क्या बताऊँ इसके बारे में बस। इसमें भी देखो हेमोफोलिया में भी यही होता है कि इसमें, उसमें तो क्या होता है कि ब्लड बिल्कुल भी नहीं बनता, और इसमें क्या बनता है, तो इसमें भी क्लोट बन जाते हैं, ब्लड इकट्ठा हो जाता है ब्लड। ये भी उस वैसी बीमारी है, इसमें ब्लड नहीं बनता दोनों में। ठीक है, उसके बाद होता है स्किल सेल डिसीजेज। इसमें क्या होता है, इसमें डिसऑर्डर कॉसेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, स्केल शेप्स मेगा ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द, इसमें भी यही होता है कि इसकी सेल्स नहीं बन पाती है, सेल डिसीज हो जाती हैं जो रेड ब्लड की होती हैं। देखो लिखा है इसमें, रेड ब्लड सेल्स कंटेन ऑफ द प्रोटीन सेल होमोजेन, किसी प्रोटीन मतलब ऐड नहीं कर पाता ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती है, जिसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की मतलब डेथ हो जाती है। अब देखो ये वही आ गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस।
इसमें क्या होता है कि डेफ क्या होता है कि उसको दिख नहीं देता ना इसको सुनाई देता है, इसमें ये वो होती है जिसमें कि ना उसमें दिखना ही बंद हो जाता है बच्चे को और उसको सुनना ही बंद हो जाता है, उसे क्या कहता है मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूड डेफ एंड ब्लाइंड। उसके बाद क्या आता है 20वीं एसिड अटैक। एसिड अटैक को पता ही है कि भाई जिसमें कि वो एसिड वगैरह फेंक देते हैं, ठीक है, उसे वो भी एक बीमारी है। और पार्किंसन क्या होता है, इसमें नर्व सिस्टम काम नहीं करता, देखो लिखा हुआ है इसमें, इसको इसकी फुल इसके ना पता है, इसकी ना शॉर्ट फॉर्म भी याद करना पीडी से। अगर तुमसे ये बोला जाए कि भाई इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, वो आपको मतलब ऑप्शन में ऐसे दे तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म सबकी बताना चाहिए, और ज़्यादातर तो उसकी ऑटिज्म की, ठीक है, ADH था ना उसका, उसकी फुल फॉर्म जरूर याद करना। ये PDF आएगी ना आपके पास सबकी, क्या करोगे अपने कॉपी पे एक साइड तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लोगे और एक साइड उसकी फुल फॉर्म लिख लोगे, ठीक है, ये आपका काम है, ये ऐसे ऐसे करके कर लेना, मतलब मेरे बिना ही कहे कर लिया करो, जैसे जो मुझे याद आती है मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद पार्किंसन में क्या होता है, इसका नर्व सिस्टम काम नहीं करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम डिसऑर्डर है ये, इसको क्या बोला जाता है, देखो ये क्वेश्चन ही बन सकता है, जो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम डिसऑर्डर होता है ये, जो क्या करता है विच इफेक्ट मोमेंट, जो उसके उस पर नर्व सिस्टम पर इफेक्ट करता है, ठीक है। बस ये सारी किसकी किस बीमारी। अब आता है आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट, ये है देखो इसमें से क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको जो टेबल कराई थी स्टार्टिंग में, पहले सुन लो मेरी बात, ठीक है, फिर पढ़ाऊंगी इसको। जो मैंने टेबल आपको कराई थी, जो टेबल कराई थी ना मैंने आपको, उसमें क्या कराया था, मैंने आपको मेंटल इलनेस कराया था, ठीक है। अब मेंटल इलनेस के भी पार्ट होते हैं, ठीक है, मेंटल इलनेस भी कितने प्रकार का होता है, एक तो कम होता है, एक सामान्य हो जाएगा, ठीक है, एक फिर क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा गंभीर रूप से मानसिक मंदता आ जाएगी। तो वो है इसके टाइप, कहने का मतलब है मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों के 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला क्या आता है, माइल्ड मेंटल रिटायर्ड, ठीक है, इंग्लिश में ही याद करना है इसको, हिंदी में मत याद करना, ठीक है, हिंदी में भी कर लेना जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर इंग्लिश में ही ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब साधारण मानसिक मंदता क्या होती है, ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ याद करनी है, इसके बनाना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इस PDF इस वाले चीज़ के जिसके बता रहे शॉर्ट नोट, इसमें सबसे पहले लिखना साधारण मानसिक मंदता, जिसे कहा जाता है माइंड मेंटल डिटाइड। उसके आगे लिख लेना, इसमें इसका सिर्फ IQ लेवल लिख लेना 52 से 67, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे इसके अंदर, उसके बाद लिखोगे इसके अंदर कौन सी एज के बालक आते हैं, ठीक है, कितने आते हैं, 18 से 11 वर्ष के बालक जो हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है, क्लियर। इसे क्या बोला जाता है, अगर मैं बोलूं माइल्ड मेंटल रिटायर्ड के कितनी उसका IQ लेवल होता है, ये बताइए। 50 to 67। हाँ 50 to 67। अगर मैं पूछूं कि माइल्ड मंद बुद्धि बालक का कितना होता है, अमन पहले तो वीडियो ऑन करके बोले ना, वीडियो नहीं दिखाई दे रही मुझे अब। हाँ 70 से 90, बिल्कुल सही कहा, उसी के ही पार्ट है ये, ठीक है, उसी के ही पार्ट है ये। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अल्प मानसिक मंदता, कहने का मतलब है इससे थोड़ा सा कम, उसे क्या बोला जाता है मॉडरेट मेंटल रिटायर्ड, ठीक है। अब इसकी देखो IQ सबका इंपॉर्टेंट है, IQ सबका इंपॉर्टेंट है, वो याद करना अच्छे से, क्वेश्चन IQ से ही बनते हैं और IQ में ही उलझाता है एग्जामिनर। देखो क्या IQ है इसका, 36 से 51, ठीक है, मॉडरेट मेंटल रिटायर्ड है कितना है, 36 से 51, और इसमें कुछ याद नहीं करना, बस यही बताना है। अगर यार देखो ये भी पढ़ लेना, इसमें क्या कहा है, इन्हें परीक्षण देकर साधारण कार्य करने के लायक बनाया जा सकता है, कहने का मतलब है जो देखो मैंने आपको बताया था कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है, जिनका IQ लेवल 36 से 51 होगा, ठीक है, उनको क्या करा जाएगा, उनको थोड़ा बहुत कार्य सिखाकर उनको क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं परीक्षण देने के लायक बनाया जा सकता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या जाता है माइल्ड मेंटल रिटायर्ड कहा जाता है, जो थोड़े बहुत ही कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या आएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको तो कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, कहने का मतलब है गंभीर रूप से। अब इनका तो तुम देख लो 20 से 25, हमने पढ़ा था कि जड़ बुद्धि इडियट होते हैं वो, तो ये तो कुछ भी नहीं आ सकते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। IQ लेवल इसका कितना होता है 20 से 25। फिर आता है गहन, अब जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से भी कम होती है, ठीक है, जिसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 20 से भी कम होती है, उसे क्या कहा जाता है गहन मानसिक मंदता कहा जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो पता है क्या है, क्वेश्चन सबको समझ में आते हैं,
ठीक है, पता है देखो कहाँ पे कमी होती है हमारी। क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है, ऑप्शन क्या करता है एग्जामिनर, वो आसपास से क्वेश्चन उसके ऑप्शन बनाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो जो मानसिक मंदता था वो तो हमें पता है मंदबुद्धि होती है, 70 to 90 होती है। ठीक है, लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता ना कि उससे भी कम हो सकती है। अगर उससे कम भी आ, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता, पर आपको ये तो पता है जो मानसिक मंदता होगी वो कितनी होगी, 70 से 90 है। अगर उससे नीचे आ गई, जैसे मान लो क्वेश्चन क्वेश्चन आपने, मैं ना पढ़ाती आपको, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देती कि भाई कोई मानसिक मंदता है, कोई बालक कई इतने कक्षा का काम भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कक्षा का काम कौन नहीं कर पाएगा, जिसकी बुद्धि जड़ होगी ना, जिसकी बुद्धि क्या होगी, जिसकी माइल्ड बुद्धि होगी वही नहीं कर पाएगा। लेकिन जो काम कर पा रहा है, लेकिन मन बुद्धि तो काम कर पा रहा है। कल मैंने बताया था ना मन बुद्धि काम करता है, उनको कैसे काम दिए जाते हैं बताओ मेरे को। हैंडीक्राफ्ट। हाँ, हैंडीक्राफ्ट को अगर काम कर दिए जाते हैं, लेकिन तुम आईक्यू लेवल से ही पहचान जाओगे कि भी इसका अगर आईक्यू लेवल इतना है, ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हमें पता लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे आज हमने क्या किया, एक तो हमने वो पढ़ लिया कि भाई कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, 21 प्रकार की RPW एक्ट में पहले 7 दी गई थी, लेकिन उसके बाद 14 ऐड कर दी गई। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने पढ़ लिया कि मानसिक मंदता कौन कौन से बालक किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, और किसका कितना आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, और कल हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे उसमें, और उसमें से क्वेश्चन 100% आता है। पर देखो पढ़ना सारा ही है, ये मत समझो कि मैडम ने इस पर ये कर लेना, जो बोलती हूँ ना उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगी इसके, कल ये चैप्टर डिसेबिलिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमसे एक राय जानना चाहती हूँ। एक लड़की ने तो क्लास छोड़ी, जो तुम 4 बच्चे बताओ, अगर क्लास का टाइम अगर मुझे 2 घंटे चाहिए तुम्हारे, तो तुम 2 घंटे कौन से दे सकते हो? क्योंकि सुबह तो मेरा बैच होता है 11 से 1 बजे तक का। शाम का बताओ कोई। मैम शाम का ही ले लो। शाम का 2 घंटे कौन से दे रखे हो? 4 से 6 दे सकते हो? 4 से 6। मैम 4 से 6 चल जाएगा। चल जाएगा, हाँ जी पूजा, चल जाएगा 4 से 6। यस मैम। अमन, अंजलि, पूजा बताइए, अगर 2 घंटे की क्लास करो तो। चल जाएगा। 3 से 5 चलेगा। 3 से 5, ओके। अंजलि आप बताओ। 3 से 5। 3 से 5, अमन का भी 3 से 5। 1 से 3। 1 से 3? नहीं नहीं, उस टाइम तो लंच का टाइम होता है, उस टाइम मैं टाइम नहीं दे सकती आपको। मैम 1 से 3 तो बिल्कुल, मैम 3 से 5 भी चल जाएगा। अगर 2 कहते हो, अगर 2 बजे करो तो 2 से 4 सोते हो तुम उस टाइम? 2 से 4 भी चल जाएगा। तुम एग्री हो कविता और पूजा 2 से 4 में? हाँ मैम 2 से 4 में तो बिल्कुल ही थक जाते हैं। चलो फिर इसको ही कर दो, 4 से 6 ठीक है बच्चे फिर। स्कूल से आते हैं उस वक्त तो। देखो अब तो पता है क्या, लेक्चर रिकॉर्ड होने लग गए हैं। अब तो तुम्हारे लेक्चर रिकॉर्ड होने लग गया, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसको रिकॉर्डिंग क्लास मिलती जाएगी। आज का भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये। ठीक है, आज तो सारे 5 बच्चों ने क्लास ली है आई थिंक, तुम्हें तो देखने की, पर न्यू जो एडमिशन आएंगे उनको लिए बेनिफिट हो जाएगा। देखो अंजलि अपना ना वीडियो ऑन रखा करो, इंटरेक्ट करने में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है टीचर के साथ। ठीक है ना, और अमन आप भी बीच में सो जाते हो क्या? है अमन? तो फिर वीडियो ऑन रखा करो। अब बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ कहना है पिछले के चैप्टर में, कुछ और पूछना है? पूजा आपको पूछना है या फिर किसी को? और जो पुराने बच्चे हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं अगर जाना है तो। पूजा कविता अगर रहना है तो रहो, मैं इनसे बात कर लूँ जो नई, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। अंजलि और पूजा की तो आज फर्स्ट है। 2 पूजा हो गई ना, एक तो पूजा कश्यप है, उसका नाम पता नहीं क्या है। मैम पीडीएफ भेज दे। हाँ पीडीएफ तो आ जाएगी, क्वेश्चन भी आएंगे। जीके क्वेश्चन कर लोगे? जीके क्वेश्चन लगाना, हाँ करंट अफेयर वगैरह लगाना। ठीक है, आज मैं भिजवा दूंगी आपके पास क्वेश्चन। पता है अगर करा पढ़ाना चाहो तो मैं भी पढ़ा देती, पर वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, वो चैप्टर लंबा है, जो कल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, इसीलिए। बताइए बताइए जल्दी बताइए, कुछ कहना है आपको? पूजा क्या कह रहे हो पूजा? मैम कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंस, कल कराया था। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आप देखना टेलीग्राम पे आ चुकी है। उसमें 15 मिनट्स का लेक्चर नहीं है बस। ठीक है, आगे का 15 मिनट्स का वो मैं, आप मुझे कॉल करेंगे या फिर मैं समझा दूंगी। ठीक है,
और क्या कहते हैं, जो आज का लेक्चर हुआ है, ठीक है, कल जो न्यू स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कल का टॉपिक हमने न्यू स्टार्ट किया था, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज का समझ में आ गया ना आपको सारा? यस मैम, आपका आ गया। हाँ, कल का चैप्टर का टेलीग्राम पे उसका रिकॉर्डिंग भेजी हुई है मैंने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी ठीक मैंने। है मैम। हाँ, उसको पढ़ लेना, उसको ना समझ में आया तो बता देना मेरे को, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, एक लड़की और नहीं थी जिसने क्लास छोड़ी है, वो कौन थी? पूजा, अंजलि, वो क्या था जिसका जिसने क्लास छोड़ी थी? ले तो रही थी वो क्लास, या उसका नेट वगैरह? पूजा, अंजलि तो है ये दोनों, एक बच्चा होता पता नहीं कौन था, याद नहीं आ रहा। हाँ जी, बोलो बोलो, कुछ कहना है और बस हो गया? अंजलि कुछ पूछना है? समझ में आया लेक्चर? क्या नहीं ज्वाइन हो रहा टेलीग्राम का? ओके, आप सर्च करना एनटीटी कोचिंग क्लासेस बाय रेनू मैम, अगर सर्च में आ जाता है तो उसको ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है? आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, ठीक है? चलो ओके मैम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।